Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pacific Group of Colleges Multan campus. Today we will study chapter number 1 of chemistry. आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7. लास्ट टाइम जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल के बारे में. अभी तक जो बातें हम डिस्कस कर चुके हैं उनमें एटम है, उसकी हिस्ट्री है, उसका एविडेंस है, और लास्ट टाइम के लेक्चर में हमने पढ़ा मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल हमने कहा कि एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसे किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट होता है, अपना वजूद आज़ादाना बरकरार रख सकता है. एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने हीलियम पढ़ा, वाटर पढ़ा. उसके बाद हमने डिस्कस की इसकी कुछ टाइप्स, जिसमें मोनो एटॉमिक था, डाई एटॉमिक था, ट्राई एटॉमिक था, पॉली एटॉमिक था. इसी तरह आगे हमने मज़ीद 2 टाइप्स पढ़ी, होमो एंड हेट्रो. इसके अलावा हमने मज़ीद 2 टाइप्स पढ़ी, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स की. मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमने हीमोग्लोबिन की एग्ज़ाम्पल को डिस्कस किया, उसकी प्रोडक्शन को डिस्कस किया, उसके फंक्शन को डिस्कस किया, और हाइड्रोजन के साथ उसका कंपैरिजन पढ़ा. ये तो थी कल वाले लेक्चर की डिस्कशन. अब जो टॉपिक हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है आयंस. आयंस आप पहले मैट्रिक में पढ़ चुके हैं. जब भी आयंस की बात आती है तो जहन में 2 चीज़ें आती हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन. अब सबसे पहले आयंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको. आयंस आर दोज स्पीशीज विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. आयंस ऐसी स्पीशीज़ हैं कि जो अपने पास रखती हैं या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि अगर दोनों एक साथ हों तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, फिर वो आयन कंसीडर नहीं होता. आयन हमेशा वही होता है जिस पे कोई चार्ज हो, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव. 2 टाइप्स हैं आयंस की. कौन कौन सी? एक है कैटाइन और दूसरा है एनाइन. कैटाइन की अगर बात करें तो ये बेसिकली पॉजिटिव चार्ज वाले को कहते हैं. एनाइन की बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज वाले को कहते हैं. ये यहाँ बताने का मकसद ये है कि ये बातें आप पहले पढ़ चुके हैं मैट्रिक में. हम इनकी थोड़ी सी डिटेल देखेंगे, कुछ न्यू बातें इसमें डिस्कस करेंगे कि कैटाइन से रिलेटेड हमें नया क्या मिला, कैटाइन बनते कैसे हैं, इसका प्रोसेस कैसे होता है. तो ये सारी बातें हमने पढ़नी है इनके अलग अलग इंडिविजुअल टॉपिक्स में, कैटाइन्स और एनाइंस में. अगर हम बात करते हैं कैटाइन की, आयंस विच कैरी पॉजिटिव चार्ज आर नॉन एज कैटाइन. आयंस जो कि अपने पास रखते हैं पॉजिटिव चार्ज, उसे कहा जाता है कैटाइन. ये तो हो गई सिंपल सी डेफिनेशन. अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई कैटाइन में कन्वर्ट हुआ न्यूट्रल एटम तो कैसे हुआ, और पॉजिटिव ही क्यों आया, उसकी रीज़न क्या होती है. नीचे आपके पास प्रोडक्शन की एक हेडिंग मेंशन है. व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट लूज 1 or more इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन आर प्रोड्यूस्ड. जब भी किसी एलिमेंट का एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, या एक से ज़्यादा करे या एक करे, तो उस वक्त उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम पॉजिटिव आयन कहते हैं, और उसे कैटाइन भी कहा जाता है. मिसाल के तौर पे अब यहाँ देखें जनरल रिएक्शन. ए कन्वर्ट हुआ ए पॉजिटिव के अंदर एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, यानी कि पहले इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की तादाद बराबर थी. आपने जैसे ही एक नेगेटिव इसके अंदर से निकाला तो एक पॉजिटिव ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, तो इस पर चार्ज आ जाएगा ए पॉजिटिव. मिसाल के तौर पे सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. इसके आखिरी शेल में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अगर आपने एक निकाल दिया तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा 10 के अंदर, उस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव. अब क्वेश्चन ये आता है कि न्यूट्रल एटम्स अपने आप को आयन में कन्वर्ट करते क्यों, उसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न सिंपल सी है. पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को स्टेबल करें.
और अपने आप को स्टेबल करने के लिए उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है नोबल गैसेस का, कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को नोबल गैसेस के बराबर ले जाते हैं। सोडियम के क्लोज कौन सी नोबल गैस है? नियॉन, उसका एटॉमिक नंबर है 10, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, वो 11 से कहाँ आ गया? 10 पे। इसका मतलब है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से स्टेबिलिटी आ गई, लेकिन चार्ज के हिसाब से अनस्टेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आपको नज़र आने लग जाएगा, अब वो न्यूट्रल फॉर्म में नहीं रहेगा। ये ज़हन में रखना आपने। और एक और चीज़ यहाँ याद रखें कि जब भी कैटाइन बनता है, ये वाला जो पॉजिटिव आपके पास बना हुआ है, इसका साइज़ हमेशा अपने पेरेंट एटम से कम होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये सोडियम में आपके पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, ये निकल गया। अब ये जब ये निकलेगा तो पूरा शेल निकल जाएगा, इसका साइज़ क्या हो जाएगा? कम। तो इसी वजह से इन दोनों का साइज़ कम है। ये पेरेंट है और ये आपके पास मेन जो आपने कैटाइन बनाया वो है। अब आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कैटाइंस को। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। पॉजिटिव आयन जब भी बनेगा वो एंडोथर्मिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है कि जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। अब एब्जॉर्ब करने का मकसद क्या है? जब तक आप हीट नहीं दोगे, एनर्जी नहीं दोगे, तब तक आप उसके आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, MCQs भी है इंपॉर्टेंट। अब आगे देखिए कैटाइन पे चार्ज होता कौन कौन सा है? पॉजिटिव 1 हो सकता है, पॉजिटिव 2 हो सकता है, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 4, डिपेंड करता है किस चीज़ पे? डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द एटम। सोडियम ने 1 लूज़ किया तो 1 पॉजिटिव, मैग्नीशियम ने 2 लूज़ किया तो 2 पॉजिटिव, आयरन ने 3 लूज़ किए तो 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम ने 3 लूज़ किए तो 3 पॉजिटिव। तो जैसे जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं उसी तरतीब में पॉजिटिव चार्ज ऊपर आता जाता है। मिसालें कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। तो ये तो डिस्कशन थी कैटाइन के हवाले से कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज की बात होती है। अब आ जाते हैं एनाइन की साइड पे। एनाइन की अगर बात करें तो बेसिकली हम कहते हैं आयंस विच कैरी नेगेटिव चार्ज, जिसमें नेगेटिव चार्ज हो उसे हम कहते हैं एनाइन। अब ये बनता कैसे है? सेम वही बात है, बनेगा कैसे? When an atom of an element picks up one or more electron, negative ions are produced. जैसे ही उसने एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक्सेप्ट किया, तो फिर क्या होगा कि उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जिस तरह वो एंडोथर्मिक था, तो ये क्या है? तो ज़हन में रखें, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये देखिए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर हुआ, इस पे चार्ज आ गया नेगेटिव। ये जनरल है, जिस तरह वो ए था ये भी है। क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। यानी कि पहले पॉजिटिव नेगेटिव की तादाद बराबर थी, लेकिन इसके आने से नेगेटिव की तादाद बढ़ जाएगी बनिस्बत किसकी? पॉजिटिव के। तो इसी वजह से वो ऊपर चार्ज आपको अलग से नज़र आएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन एक्सोथर्मिक है। ऐसा क्यों? एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी रिलीज होना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंटर होगा न्यूक्लियस वाली साइड पे, ठीक है, न्यूक्लियस उसको तेज़ी से खींचेगा और उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, तो एनर्जी उस वक्त रिलीज होती है। ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज रिलीज। इट इज़ ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई। तो एनाइन में चार्ज ज़हन में रखें नेगेटिव, जैसे ही कोई लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी रिलीज होती है, और होती क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह कैटाइन में हमने देखा कि न्यूट्रल एटम की निस्बत उसका साइज़ कम होता है, इसी तरह एनाइन में न्यूट्रल एटम की निस्बत इसका जो साइज़ होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। अगर उसमें छोटा था तो इसमें बड़ा हो जाएगा। तो एनाइन की अगर हम बात करें, अब यहाँ पे ना एक टेक्निकल पॉइंट है, उसको ज़हन में रखना आप लोगों ने, जो सिर्फ एनाइन के केस में इस्तेमाल होता है कि फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। पहले हमने पढ़ा यूनी नेगेटिव आयन, जो पिछला पॉइंट है उसमें हम पढ़ते हैं यूनी नेगेटिव। यहाँ पे आप नेगेटिव की जगह यूनी नेगेटिव लगा सकते हैं कि एक नेगेटिव हो तो वो एक्सोथर्मिक है। लेकिन अगर 2 नेगेटिव आ जाएं,
2 नेगेटिव नज़र आ रहे हैं आपको, इसका मतलब प्रोसेस कौन सा है, एंडोथर्मिक। क्यों? ड्यू टू रिपल्जन बिटवीन यूनी नेगेटिव आयन एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तवज्जो से सुनिएगा इसको। मिसाल के तौर पे मैंने कहा इसके ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज मौजूद था, -1, आपने इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एंटर करवाना है, तो क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को इसके पास लेके आओगे, लेकिन पहले से मौजूद उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं जा सकता, तो उसके लिए उसको सफिशेंट एनर्जी चाहिए होती है, तो जिसकी वजह से वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक से चला जाता है एंडोथर्मिक में। अभी तक की जो डिस्कशन है उसमें कैटाइन और एनाइन को हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरह से ये हमारे पास वर्कआउट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप ऑफ एटम्स और रेडिकल्स। ग्रुप ऑफ एटम जिसमें एक से ज़्यादा एटम हो, 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा जितने मर्जी हो जाए, पैरेलल कंडीशन है 1 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि 1 हो तो वो कैटाइन या एनाइन होता है, लेकिन अगर 2 हो जाए तो फिर वो कैटाइन या एनाइन नहीं, वो ग्रुप ऑफ एटम या फिर रेडिकल्स कहलाते हैं। ये ज़हन में रखिएगा आप लोग। नेगेटिव आयन में कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम, दे आर आल्सो नॉन एज रेडिकल। कह रहा है मोस्टली केसेस में नेगेटिव आयन के ऊपर आपको नेगेटिव आयन नज़र आएगा आपको ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर, पॉजिटिव वाला ज़रा कम होता है, तो इसे हम नाम देते हैं रेडिकल का। जैसे कि OH के ऊपर नेगेटिव है, CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव है, Cr2O7 के ऊपर 2 नेगेटिव है, MnO4 के ऊपर नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव है। तो ये जितनी भी एग्जांपल्स मैंने पढ़ी हैं सारी ग्रुप ऑफ एटम्स की हैं। देखें, ऑक्सीजन होता अकेला तो हम कहते हैं कि वो जी न्यूट्रल एटम है या सिंगल एटम है या आयन है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ एटम है, ये भी ग्रुप ऑफ एटम, ये भी ग्रुप ऑफ एटम, ये भी ग्रुप ऑफ एटम और ये भी ग्रुप ऑफ एटम, कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी मौजूद हों। पॉजिटिव आयंस कंटेनिंग ग्रुप ऑफ एटम्स आर रेयर, बहुत कम है तादाद में, नेगेटिव आयन वाले ज़्यादा। रीज़न क्या होती है इसकी, ये ना स्टेबल होते हैं नेगेटिव आयन वाले। अगर आप इनका स्ट्रक्चर ओपन करके देखें तो नेगेटिव आयन वाले बनिस्बत ज़्यादा स्टेबल होते हैं बनिस्बत पॉजिटिव के, तो इसी वजह से ये तादाद में भी ज़्यादा है, क्योंकि स्टेबिलिटी की बात होती है, जो चीज़ स्टेबल है ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी। मिसाल के तौर पे NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव एंड सम कार्बोकैटाइंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कह रहा है कि पॉजिटिव की तादाद कम है, जो हैं वो बता दिए उसने, अमोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन है, और कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन का मतलब होता है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये इनकी तादाद ज़रा कम है बनिस्बत नेगेटिव के। कैटाइंस एंड एनाइंस हैव कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम देयर पेरेंट न्यूट्रल एटम। वही बात जो मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि कैटाइन है तो नॉर्मली वो अपने पेरेंट की निस्बत साइज़ में छोटा होगा, एनाइन है तो वो अपने पेरेंट की निस्बत साइज़ में थोड़ा बड़ा होगा। तो ये टर्म आपने याद रखनी है, MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप ऑफ एटम्स और रेडिकल्स। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मॉलिक्यूलर आयन। नाम से अंदाज़ा हो रहा है किसी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना या किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का ऐड हो जाना, उसे हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर आयन का। डेफिनेशन देखें, अगर द आयन्स फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। सबसे पहली कंडीशन इसमें याद रखनी है कि मॉलिक्यूल होना चाहिए, ग्रुप ऑफ एटम नहीं, मॉलिक्यूल। अब ग्रुप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल में फ़र्क क्या है? मॉलिक्यूल हमेशा पहले स्टेबल होता है, ग्रुप ऑफ एटम स्टेबल नहीं होते। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है OH नेगेटिव, ये कोई कंपाउंड नहीं, हाँ KOHO समझ आता है, H2O समझ आता है, CO3 2 नेगेटिव कोई कंपाउंड नहीं है, H2CO3 कंपाउंड है, K2Cr2O7, KMnO4, H2SO4, तो ये जितनी चीज़ें हैं ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती। तो ग्रुप ऑफ एटम या रेडिकल्स में और मॉलिक्यूलर आयन में ये मेजर डिफरेंस है, वो ज़हन में रखना आपने। मॉलिक्यूलर आयन दोबारा बता रहा हूँ, किसी मॉलिक्यूल से, स्टेबल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना या उसमें इलेक्ट्रॉन का एंटर हो जाना, उसे हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर आयन का। तो मिसाल के तौर पे CH4 पॉजिटिव, मीथेन स्टेबल चीज़ है, पॉजिटिव कैसे है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। CO कार्बन मोनोऑक्साइड स्टेबल है, पॉजिटिव कैसे है, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। N2 पॉजिटिव, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्यों भाई वजह, स्टेबल मॉलिक्यूल था, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, चार्ज आ गया पॉजिटिव। तो ये हैं मॉलिक्यूलर आयंस की एग्जांपल। तो ज़हन में रखें, जो स्टेबल चीज़ है उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाए तो वो मॉलिक्यूलर आयन है। जो किसी से सेपरेट होकर आया होता है वो मॉलिक्यूलर आयन नहीं होता, वो बेसिकली हमारे पास जो है वो रेडिकल्स या ग्रुप ऑफ एटम्स में कंसीडर होता है। अब आगे 3 पॉइंट है मॉलिक्यूलर आयंस के, इनको सुन लें, इंपॉर्टेंट है। अबंडेंस, तादाद किसकी ज़्यादा है। कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट देन एनाइनिक वंस। वहाँ नेगेटिव वाले ज़्यादा थे, पॉजिटिव वाले कम थे, यहाँ पॉजिटिव वाले ज़्यादा हैं और नेगेटिव वाले कम हैं। रीज़न,
क्योंकि नॉर्मली ना हमारे पास जो अर्थ की बात करें इसमें मेटल्स बहुत एग्जिस्ट करती हैं, तो ज़ाहिर बात है मेटल्स के अंदर से प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। एक तो बात ये। फिर कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइंस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, एनाइनिक में इलेक्ट्रॉन एंटर करना मुश्किल है। क्यों? देखो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये जैसे CH4 है, आपने एनर्जी दे के उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, तो वो उसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। अगर आपने उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करवाना है वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पहले से मौजूद जितनी चीज़ें हैं वो उसको रिपेल करेंगी। मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है, तो चीज़ें भी ज़्यादा होंगी, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे, तो वो आने वाले को बहुत ज़्यादा रिपेल करेंगे, उसे कोशिश करेंगे कि हम ना ही आए। तो इसी वजह से तादाद में कम होते हैं, जबकि पॉजिटिव वाले तादाद में ज़्यादा होते हैं। जनरेशन की बात करें, अगर पैदा कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं। मॉलिक्यूलर आइंस आर जनरेटेड बाय पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, अल्फा पार्टिकल्स और एक्स रेज थ्रू अ गैस। आपने कोई गैस में कंपाउंड लेना, कोई भी हो सकता है, तो क्या करना है, उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवानी है, बौछार करवानी है किसकी, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम की या अल्फा पार्टिकल की या एक्स रेज की। तो क्या होगा, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अगर कोई इसको कैच करने वाला हुआ तो उस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि एक्स रेज की वेवलेंथ तकरीबन इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। ये ज़हन में रखिएगा MCQs। अच्छा, लास्ट में हमारे पास एप्लीकेशन इसका इस्तेमाल कहाँ है। ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूलर आइंस फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट कैन गिव इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर। कह रहे हैं मॉलिक्यूलर आइन जब टूटता है, ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूलर आइन फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट, कुदरती प्रोडक्ट से जो खुद ब खुद बना, उसमें से अगर कोई मॉलिक्यूलर आइन बन गया, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो वो हमें स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्यों? जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा थोड़ी सी उसमें चेंजिंग आएगी, आप उसका स्ट्रक्चर आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूलर आयन फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट कैन गिव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर। नीचे देखें एक एग्जांपल है मीथेन की, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से ये वाला चार्ज आ गया पॉजिटिव, तो इसे हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर आयन का और कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन का। तो आज के लेक्चर में जो चीज़ें हमने डिस्कस की वो हमने पढ़ा आयन, उसकी हमने टाइप्स पढ़ी, कैटाइन पढ़ा, एनाइन पढ़ा, उसके बाद हमने इनकी फॉर्मेशन के तरीके देखे, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक देखा, फिर हमने ग्रुप ऑफ एटम्स और रेडिकल्स को डिस्कस किया और देखा कि पॉजिटिव वाले ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव वाले ज़्यादा होते हैं तो क्यों होते हैं। फिर उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर आयन को स्टडी किया, उसकी एग्जांपल्स देखी, कैटाइनिक और एनाइनिक को देखा कि इनमें से कौन ज़्यादा पाया जाता है, और एप्लीकेशन देखी और इसको फॉर्मेशन इसकी का तरीका भी हमने डिस्कस किया। अब हमारे पास आगे है असाइनमेंट, जिसको आप सॉल्व करेंगे, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। मॉलिक्यूलर आयन आर जनरेटेड थ्रू, अभी हमने पढ़ा हाई एनर्जी बीम भी, अल्फा पार्टिकल भी, एक्स रेज में, तो ऑल आएगा इसमें। फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज डैश प्रोसेस। अगर आप डाई नेगेटिव की बात करें तो ये एंडोथर्मिक होता है, यूनि नेगेटिव एक्सोथर्मिक, डाई नेगेटिव एंडोथर्मिक। उसके बाद हमारे पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ आयन, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर आयन, डिफरेंस बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन, फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इनकी डिटेल आप लोग मेंशन करेंगे। तो ये जो आपकी असाइनमेंट है इसको भी आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। बाकी डिस्कशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।